गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो हम अमीबा में रिप्रोडक्शन देखेंगे कैसे होती है। तो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होती है। टू वेज हैं इसके। एक तो बाइनरी फ्यूजन हो सकती है एंड दूसरी मल्टीपल फ्यूजन। तो हम जानते हैं बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है हमेशा वो आगे दो, बाई का मतलब होता है टू, तो इसमें हमेशा जो पेरेंट बॉडी है हमेशा दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। बट मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल का ही मतलब होता है कि बहुत सारे, तो मैनी जो बॉडीज़ में बहुत सारे सेल्स में चेंज होएगी इसमें। तो सबसे पहली है बाइनरी फ्यूजन। हम सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन देखेंगे कि अमीबा में कैसी होती है। तो जो बाइनरी फ्यूजन है उसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी, यानी कि अब हम अमीबा की बात कर रहे हैं तो दैट्स अ पेरेंट अमीबा। तो अमीबा क्या करेगा, डिवाइड होएगा दो डॉटर सेल्स में। अमीबा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अमीबा दो डॉटर सेल्स में, सपोज दिस इज अमीबा। तो ये बाइनरी फ्यूजन के कारण ऐसे दो डॉटर सेल्स में, यानी कि ये दो डॉटर अमीबे में चेंज हो जाता है। अब ये जो बाइनरी फ्यूजन होती है हमेशा फेवरेबल कंडीशंस के दौरान होती है। फेवरेबल कंडीशन, दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक होती है फेवरेबल कंडीशंस, दूसरी होती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस मतलब जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो भी पसंदीदा कंडीशंस है, जो उसकी फेवरेट कंडीशंस हैं, जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, जो उसकी बेस्ट कंडीशंस हैं। तो जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वो दूसरी होगी, जो मतलब उसकी कंडीशन से अगेंस्ट हैं, जो उसे नहीं पसंद है वो वाली कंडीशंस। तो हम जो बाइनरी फ्यूजन्स होती हैं अमीबा में, ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस के दौरान ही होगी। बट जो मल्टीपल फ्यूजन है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान होती है। बट हाँ, ये चीज़ हमेशा है कि जब भी कोई भी अगर अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान अपने स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जहाँ फिर अपने सेल्स बना रहा है, वो कभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ग्रो नहीं कर सकता जब तक उसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती। तो अमीबा की जो बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशंस के दौरान होती है, और ये जो बाइनरी फ्यूजन है ये 1 घंटा ले लेती है, 1 आवर ले लेती है, और हमेशा 24 डिग्री सेल्सियस पर होगी। टेम्परेचर कंडीशन इसलिए ये है, अब अमीबा का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में ही उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो वो डेथ, उसकी अमीबा की डेथ हो जाती है। और अगर इससे टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है इसकी मूवमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है, और फाइनली जब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर चला जाता है तो इसकी तब भी फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये हमेशा इस टेम्परेचर के बीच में सर्वाइव करेगा। अगर इससे बढ़ता है तो भी इसे प्रॉब्लम है, और अगर कम होता है तो भी इसे प्रॉब्लम है। इसीलिए कहते टाइम जो है वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ, कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर हो रही है तो देन हमेशा ही वो 1 आवर लेगा। बट अगर टेम्परेचर इससे बढ़ता है या इससे कम होता है तो हमारा टाइम भी चेंज कर सकता है, अमीबा की रिप्रोडक्शन का टाइम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बाइनरी फ्यूजन हमेशा जो है इसमें कौन सी तरह की होती है, मॉडिफाइड माइटोसिस होती है। इसमें बाइनरी फ्यूजन माइटोसिस से होती है, और वो माइटोसिस कौन सी होती है, प्रोमाइटोसिस। प्रो का मतलब होता है बिफोर,
प्रो का मतलब बिफोर, और माइटोसिस जो माइटोसिस से पहली माइटोसिस होगी, ठीक है। और इसे जनरली हम इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस भी बोलते हैं। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस इसलिए, इंट्रा का मतलब होता है किसी चीज़ के विद इन, एंड न्यूक्लियर मतलब अब जो माइटोसिस न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। तो बाइनरी फिजन अमीबा में कौन से टाइप से होती है? माइटोसिस से। और वो वाली माइटोसिस कौन सी है? प्रोमाइटोसिस। और इसमें जो स्पिंडल्स बनेंगे वो कहाँ पर बनेंगे? न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज इट्स अ प्रोमाइटोसिस, जहाँ फिर इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। तो इसमें जो माइटोसिस की फेजेस हैं, सबसे पहली फेज होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड अ टीलोफेज। दीज आर द 4 फेजेस जो कि प्रोमाइटोसिस के दौरान होगी और अमीबा इससे बाइनरी फ्यूजन करेगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी है प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान जो यहाँ पर कंडीशंस हो रही हैं उसी के हिसाब से हमारी डायग्राम भी होगी, हमारी स्ट्रक्चर भी होगी। तो सबसे पहले जब प्रोफेज के दौरान क्या होएगा? साइटोप्लाज्म, वो उसमें कोई भी फूड का, जहाँ कोई भी एक्सक्रीटरी मटेरियल नहीं होएगा, वो क्लियर होएगा और फ्री होएगा किसी भी फूड, जहाँ किसी भी एक्सक्रीटरी मटेरियल से फ्री होएगा। इसमें जो उसकी बॉडी होएगी अमीबा की, वो कम या लेस या मोर स्फेरिकल हो जाएगी। ऐसी कंडीशन है कि वो कम्प्लीटली स्फेरिकल भी हो सकती है, जहाँ फिर उससे लेस स्फेरिकल भी हो सकती है, ठीक है। बट वन थिंग इज कि हमेशा उसकी बॉडी के जो, अगर उसकी स्फेरिकल बॉडी है, अगर स्फेरिकल नहीं है तो भी उसकी बॉडी के सरफेस पर कुछ छोटे से स्मॉल ब्लंट स्यूडोपोडियाज होंगे। यू कैन सी इन द डायग्राम, एक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसकी बॉडी स्फेरिकल फॉर्म में तो होगी, बट उसकी बॉडी के ऊपर सरफेस पर कुछ ब्लंट स्यूडोपोडिया होंगे, और वो भी शॉर्ट स्यूडोपोडिया। हम अमीबा में कितने कितने बड़े बड़े स्यूडोपोडिया ड्रॉ कर देते हैं, बट इसमें हमेशा स्मॉल, जो फर्स्ट स्टेज होएगी प्रोफेज में, हमेशा क्या होएगा? शॉर्ट और ब्लंट स्यूडोपोडियाज होंगे। दूसरा, और अब ये भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम में कोई भी, मैंने ऐसा कोई भी फूड का जहाँ फिर एक्सक्रीटरी वैक्यूल नहीं बनाया, बस ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और कोई वैक्यूल नहीं यहाँ पर बना। और उसके बाद क्लियर एरियाज डेवलप अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे क्लियर एरियाज, क्लियर एरिया मतलब जो ऐसे जहाँ पर कोई भी साइटोप्लाज्म का मटेरियल भी नहीं होएगा, फ्री होएगा, तो कैसे क्लियर एरियाज न्यूक्लियस के अराउंड डेवलप होते हैं। और क्या कंडीशन है कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं वो अपीयर होंगे न्यूक्लियस के बीचों बीच, न्यूक्लियस के बीच बहुत सारे क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करेंगी। ये है इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल, जो बीच में बन रहा है स्पिंडल, इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर सारे लाई कर रहे हैं। तो जो वर्किंग होगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जो वर्किंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी जब क्या होएगी? प्रोफेज होएगी। तो ये वाली जो फेज है 10 मिनट्स तक रहती है, और 10 मिनट्स के बाद नेक्स्ट स्टेज पर ये चला जाते हैं। तो इस स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में कोई भी फूड जहाँ एक्सक्रीटरी मटेरियल नहीं होएगा, वो पूरा फ्री होएगा इन सबसे। उसकी बॉडी मोर या लेस स्फेरिकल हो सकती है, और उसकी बॉडी के ऊपर कुछ शॉर्ट और ब्लंट स्यूडोपोडियाज होंगे, और इसके न्यूक्लियस के अराउंड कुछ क्लियर एरियाज होंगे जहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं प्रेजेंट होएगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे जो कि इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल के इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई कर रही होंगी। उसके बाद इसकी जो
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसकी वर्किंग स्लो डाउन होगी और ये फेज़ 10 मिनट्स तक रहेगी। अब हमारी नेक्स्ट फेज़ है मेटाफेज़। तो मेटाफेज़ के दौरान क्या होगा, ये जो बॉडी है उसकी फॉर्म तो नहीं चेंज होगी, जैसी थी वैसी रहेगी, स्फेरिकल थी और उसकी छोट स्यूडोपोडियास थी वैसी रहेगी। बट चेंज क्या आएगा, जो उसका क्लियर एरिया होएगा थोड़ा सा फेंट हो जाएगा, अब उसके क्लियर एरिया में चेंज आएगा। उसके बाद जो हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल रहा था वो यहाँ पर हमें डिसअपीयर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें क्या होएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस होएगा वो इलोंगेट कर जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियस इलोंगेशन में है, यानी कि न्यूक्लियस इलोंगेट कर जाएगा, बट जो उसकी इन्वेल्प है यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होती जाएगी। तभी डॉटेड लाइन में शो है कि उसकी न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी और जो क्रोमोसोम होगा वो 2 सेट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 सेट्स में सेपरेट हो जाएगा। और ये जो फेज़ है 6 मिनट्स के लिए रहेगी। वो 10 मिनट्स के लिए थी जो प्रो फेज़ थी, ये जो मेटा फेज़ है वे 6 मिनट्स के लिए रहेगी। और इसमें बस चेंज कहाँ पर आया कि जो क्लियर एरिया है वो फेंट हो गया, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था वो डिसअपीयर हो गया और जो न्यूक्लियस इलोंगेट कर गया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो गई और जो क्रोमोसोम था वो 2 सेट्स में सेपरेट आउट हो गए। उसके बाद वाली फेज़ है एनाफेज़। जो एनाफेज़ है इसके दौरान क्या होता है, जो स्यूडोपोडिया है वो थिक और कोर्स हो जाते हैं। अब ये वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे स्यूडोपोडिया वैसे नहीं थे जो हमारे पिछले 2 फेजेस में थे। अब इसमें हमारे स्यूडोपोडियास कैसे बन गए हैं, थिक और कोर्स। और इसमें जो क्लियर एरिया जो हमारे पिछले 2 फेजेस में हमें मिल रहा था, यहाँ पर वो क्लियर एरिया डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया और जो 2 सेट्स थे क्रोमोसोम के वो मूव करना स्टार्ट हो करके अपार्ट मूव करना स्टार्ट हो गए। और इस क्यों वो एक दूसरे से दूर क्यों गए, क्योंकि जो इंट्रा क्रोमोसोमल रीजन था, क्रोमोसोम के बीच में जो रीजन था वो रीजन इलोंगेट कर गया। उस रीजन की इलोंगेशन के कारण क्रोमोसोम्स दूर चले गए एक दूसरे से। और ये वाली फेज़ भी 10 मिनट्स के लिए रहेगी, जैसे कि हमने प्रो फेज़ पढ़ी वो भी 10 मिनट्स के लिए थी। तो उसके बाद हमारी आती है टिलोफेज़। तो टिलोफेज़ के दौरान क्या होएगा, टिलो का मतलब ये एंड, कि अब फेज़ का क्या हो रहा है, एंड। तो इस फेज़ के दौरान क्या होएगा, बॉडी इलोंगेट करना स्टार्ट कर देगी और जो कंस्ट्रक्शंस हैं हमें मिडल में मिलेंगी। अब देखो ये है और बॉडी इलोंगेट करेगी, ये तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आए हैं। सबसे पहले क्या होएगा, बॉडी इलोंगेट करना स्टार्ट कर देगी और जैसे ही बॉडी इलोंगेट करेगी उसके बीच में कंस्ट्रक्शन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी मिडल में। और स्यूडोपोडिया क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ही रहेंगे जैसे स्यूडोपोडिया थे। अब एनाफेज़ के दौरान वो थिक और कोर्स हो गए थे, बट अब उन्होंने अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना है। तो एक तो कंस्ट्रक्शन डेवलप हो गई, दूसरा स्यूडोपोडिया अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। अब 2 सेट्स जो क्रोमोसोम के थे, ठीक है, वो दोनों सेट्स क्या करेंगे, पोल्स वाले रीजन पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये हमारा अगर हम सपोज कर लें कि ये वाला सेल था, इसके अंदर हमारे पास जो 2 क्रोमोसोम बन चुके थे, अब ये दोनों क्रोमोसोम पोज की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और क्या अगर जब भी ये दोनों पोज वाले और मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो इसके अराउंड एक न्यूक्लियर इन्वेल्प बन जाएगी, वो न्यूक्लियर इन्वेल्प इन क्रोमोसोम्स को कवर कर लेगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो लगातार उसने कंस्ट्रक्शन ने जो पहले बहुत ज़्यादा थी उसने ग्रेजुअली कम होते जाना है
और ऐसे को ना ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसने फाइनली जो है सेपरेट आउट हो जाना है। जब ये कंस्ट्रक्शन फाइनली स्प्लिट हो गए, दो सेल्स, हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियर बन जाने हैं और दोनों ने एक एक्टिव लाइफ स्टार्ट कर देनी है। और इसमें क्या होएगा, जो द पार्ट वेयर डिवीजन अकर्स बिकम द हाइंड एंड ऑफ ईच डॉटर एंड केप्ट इट पोस्टीरियर इन लोकोमोशन। और ये क्या होएगा कि जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रही है, जहाँ पर डिवीजन हो रही है, वो वाले पार्ट्स क्या बन जाएंगे, पोस्टीरियर एंड्स बन जाएंगे डॉटर सेल्स के। और ये डॉटर न्यूक्लियाई के दो जो डॉटर अमीबे बने थे, इनकी ये जो पोस्टीरियर एंड्स बन जाएंगे जहाँ पर क्या थी, कंस्ट्रक्शन बनी थी। और ये वाली फेज 8 मिनट्स के लिए रहती है। उसके बाद आती है डेवलपमेंट। जो ये हमारे पास बने हैं डॉटर अमीबे, इनकी डेवलपमेंट कैसे होनी है और इन्होंने जंग में कैसे कन्वर्ट होना है। तो जो डॉटर अमीबे हैं वो ग्रो करेंगे। अब जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड होगी। कब, जब डिवीजन, जैसे अभी डिवीजन हुई, टेलोफेज कंप्लीट होगी। टेलोफेज के कंप्लीट होते ही इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। बट इसकी ग्रोथ डिवीजन के कुछ टाइम के बाद इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी और स्लो डाउन होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये जाकर स्टॉप हो जाएगी और इन्होंने अपना एक नॉर्मल साइज अटेन कर लेना है, जैसा कि इनके पेरेंट सेल का था, पेरेंट अमीबा का था। तो ये वाली जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट 3 दिन लगाती है, 3 दिन के बीच बीच डेवलपमेंट होती है। और जो डॉटर अमीबा है फिर उसने क्या करना है, ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस रिपीट करना है। और जैसे पेरेंट अमीबे ने अपनी जो बाइनरी फिजन प्रोसीड की थी, उसी तरह ये डॉटर अमीबे ने भी अपना प्रोसेस बाइनरी फिजन का स्टार्ट करना है। और इसने बहुत सारे क्या करने हैं, मतलब इसने फिर कुछ दिनों के बाद फिर इसने भी नेक्स्ट डॉटर अमीबे बना देने और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी वजह से, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी भी अमीबा मरता नहीं है, तो इसी वजह से इसकी कभी नेचुरल डेथ नहीं होती अमीबा की, क्योंकि इसका जो डॉटर सेल्स बने, खुद ही इसकी बॉडी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और फिर वो डॉटर सेल्स फिर आगे डिवाइड होते जाते हैं। और उसके बाद अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जैसे हमने वहाँ पर प्रोसेस किया वो उसमें प्रोमाइटोसिस हो रही थी। अब मल्टीपल फिजन में क्या होएगा कि पेरेंट अमीबे ने डिवाइड होना है। पहली बात तो मल्टीपल का मतलब है बहुत सारे, तो इसी वजह से जो पेरेंट अमीबा होएगा वो बहुत सारे डॉटर अमीबाज में डिवाइड होएगा, बहुत सारे डॉटर अमीबाज बनेंगे। और ये जो मल्टीपल फिजन होती है ये कब होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और कौन सी अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि अगर वाटर की कमी आ गई, वाटर नहीं अमीबा को, क्योंकि वो अमीबा वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर उन्हें वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ज़्यादातर अमीबा रहता है। तो अगर वहाँ पर वाटर की कमी है तब ये उस टाइम पर मल्टीपल फिजन होएगी। जहाँ फिर अगर फूड की शॉर्टेज आ गई है तब ये होगी। और जहाँ फिर ऑक्सीजन की लैक के कारण ये अनफेवरेबल कंडीशंस को फॉलो करती हैं। जनरली वो अपनी बाइनरी फिजन करेगा, बट जो मल्टीपल फिजन है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के राउंड होती है, क्योंकि इस टाइम पर वो अपने राउंड ऐसे लेयर बना लेता है जो उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। तो अब यही जो मल्टीपल फिजन है वो 2 तरीक़ों से फिर से होती है, 2 वेज हैं जो मल्टीपल फिजन को प्रोसीड करती हैं। अब एक तो जहाँ फिर वो जो उसका पेरेंट है वो अपने राउंड एक सिस्ट डेवलप कर लेगा। सिस्ट होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक पेरेंट अमीबा अपने राउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेगा, जहाँ फिर क्या होएगा, विदाउट इंसिस्टमेंट, कि उसमें कोई भी सिस्ट नहीं बनेगी। अब हमने मल्टीपल फिजन सबसे पहले है विदाउट इंसिस्टमेंट ऑफ द पेरेंट, कि अब पेरेंट के राउंड कोई भी इंसिस्टमेंट सिस्ट वॉल नहीं होगी। अब अगर डायग्राम में देखें
तो यहाँ पर देखो ये हमारा पेरेंट सेल है, बट इसके अराउंड कोई भी ऐसी सिस्ट नहीं है। ये इसकी प्लाज्मा लेमा है, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है। इसके अराउंड कोई भी हमने ऐसे सिस्ट नहीं बनाई, क्योंकि हम अब कौन सी मल्टीपल फिजन करने जा रहे हैं जिसमें सिस्ट वॉल नहीं बनती। तो जो मल्टीपल फिजन जब विदाउट इंसिस्टमेंट होएगी तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे पेरेंट के वो रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट मतलब जो क्रोमोसोम है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बहुत सारे क्रोमोसोम्स के फाइनली बहुत सारे क्रोमोसोम के सेट बन जाएंगे। किसके अंदर बनेंगे? न्यूक्लियर इनवेल्प के इनसाइड बनेंगे। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमाइटोसिस। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियर इनवेल्प के ये भी क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर बनते हैं। और अब क्या जो न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर जो बने हैं, अब क्या होगा वो न्यूक्लियर इनवेल्प ने ब्रेक डाउन हो जाना है। किसी न किसी पॉइंट से वो न्यूक्लियर इनवेल्प ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसकी पेरेंट बॉडी थी, अभी इसमें रेप्लिकेशन हुई और इसके जो क्रोमोसोम हैं वो बहुत सारे सेट्स में डिवाइड हो गए। ये क्रोमोसोम के बहुत सारे सेट्स में डिवाइड हो गए थे। अब क्या हुआ, जो इसकी इनवेल्प थी, न्यूक्लियर इनवेल्प थी, वो ब्रेक डाउन हो गई और बहुत सारे क्रोमोसोम्स क्या हैं, निकल कर बाहर आ गए साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो पड़े हैं अभी। अब क्या होएगा, हर एक सेट अब जो बाहर निकले हैं जो क्रोमोसोम वो क्या करेंगे, अपने अराउंड न्यूक्लियर इनवेल्प बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ था, पहले उन्होंने एक न्यूक्लियर इनवेल्प ब्रेक डाउन की और वो न्यूक्लियर इनवेल्प ब्रेक डाउन होकर वो साइटोप्लाज्म में चले गए। अब क्या हुआ कि दोबारा से हर एक सेट के राउंड एक न्यूक्लियर इनवेल्प बनेगी और वो एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म में बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था कि ये सबसे पहले ये क्या हो गया, बाहर चले गए, यहाँ से सारे जो क्रोमोसोम थे इससे वो बाहर चले गए और फाइनली क्या, न्यूक्लियाई के जो राउंड है जो क्रोमोसोम है उसके राउंड क्या हो गया, अब न्यूक्लियाई के राउंड ये जहाँ से ब्रेक डाउन होकर बाहर ये जो न्यूक्लियर इनवेल्प थी ये ब्रेक हुई और ये सारे क्रोमोसोम बाहर चले गए थे साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ, इन जो क्रोमोसोम्स हैं इनके राउंड क्या हुआ, एक न्यूक्लियर इनवेल्प बन गई। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर इनवेल्प बनी थी, ये यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, इसके राउंड क्या बन गया, एक न्यूक्लियर इनवेल्प बन गई। उसके बाद क्या हुआ, क्रोमोसोम्स जो साइटोप्लाज्म के जो बिट्स थे, छोटे छोटे टुकड़े जो साइटोप्लाज्म के थे, वो इन न्यूक्लियाई के राउंड क्या होने, मतलब इन न्यूक्लियाई के राउंड गैदर होने स्टार्ट हो गए, इन न्यूक्लियाई के राउंड इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। क्योंकि जब ये बाहर निकले तो वो क्या बने, उन्होंने अपने राउंड एक इन्वेल्प बना ली थी और वो उन्होंने कौन सी फॉर्म ले ली थी, एक न्यूक्लियस की फॉर्म ले ली। और फिर क्या हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसे बन गए थे। अब क्या होगा, जो वो न्यूक्लियाई बने, ये न्यूक्लियाई की फॉर्म बन गई थी। अब क्या हुआ, उस न्यूक्लियाई के अराउंड ये साइटोप्लाज्म का एक टुकड़े उसके राउंड इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए और ऐसे सभी के राउंड इकट्ठे होते स्टार्ट हो गए। फिर क्या हुआ, वो जो सेल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक सिस्ट में। हर एक न्यूक्लिएटेड मास, हर एक जो न्यूक्लियस जो हमारे पास न्यूक्लियस बना था उसके राउंड जो साइटोप्लाज्म इकट्ठे होने के बाद क्या हो गया, वो एक कवरिंग से इकट्ठा हो गया जिससे हमने सिस्ट वॉल बोला, जहाँ फिर सिस्ट बोलते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे सिस्ट बनेंगे पेरेंट बॉडी के अंदर। जो साइटोप्लाज्म का पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट रिमेन अनयूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट, दिस रेसिड्यू साइटोप्लाज्म कंटेन्स एक्सक्रीटरी क्रिस्टल्स ऑफ द पेरेंट। तो क्या होगा कि अब ये वाले तो इसका कुछ एरिया
साइटोप्लाज्म का इन्होंने यूज़ कर लिया, उस न्यूक्लियस के अराउंड इकट्ठे हो गए थे तो उन्होंने अपनी एक सिस्ट वाली फॉर्म बना ली। बट ये वाला जो एरिया जो साइटोप्लाज्म का नहीं यूज़ हुआ, वो कहते हैं उसमें क्या होगा, रेसिड्यूल मटेरियल होएगा, जिसमें क्या होगा, एक्सक्रीटरी क्रिस्टल जो बाहर अमीबा ने रिलीज करनी है वो बड़े एक्सक्रीटरी क्रिस्टल्स होंगे। और इसी तरह जो सिस्ट है वो कब अपने मतलब जब सिस्ट क्यों बनी है, क्योंकि उसे अनफेवरेबल कंडीशन से उसे बचाना था। अब अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान बचाने के लिए वो सिस्ट बनी। फिर जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस आ गई, वो सिस्ट वॉल क्या होएगी, रप्चर हो जाएगी। ये सिस्ट वॉल ने रप्चर हो जाना है। और इसी तरह जो हमारे पास सिस्ट वाली बनी थी, ये सिस्ट बना था, इसने क्या होना है, एक स्मॉल और जंग अमीबे में कन्वर्ट हो जाना है, इसे मतलब हैच हो जाना है। ये जो यहाँ पर हमारे सिस्ट वॉल वाले बने थे, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने हैच हो जाना है और अमीबे में कन्वर्ट हो जाना है, जंग अमीबे में कन्वर्ट हो जाना है और एक्टिव लाइफ स्टार्ट कर देनी है। जो जंग अमीबे हैच हुए हैं सिस्ट से, वो डायरेक्टली ग्रो नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली एक अडल्ट में नहीं ग्रो करेगा, वो थोड़ा टाइम लेंगे। कहते हैं दे ग्रो इन सिस्ट, रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम, हैच, ग्रो, इंसिस्ट एंड सो ऑन, रिपीटिंग द प्रोसेस मेनी टाइम टिल दे अटेन द अडल्ट साइज। कहते हैं वो ग्रो करेंगे, फिर अपने अराउंड एक इंसिस्ट बनाएंगे और कुछ टाइम के लिए फिर मतलब अब उनकी अगर कोई ऐसी कंडीशंस आ गई, फिर अनफेवरेबल, जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस आई वो ग्रो करना स्टार्ट हो गई। फिर उनकी अनफेवरेबल कंडीशंस आनी है, फिर उन्हें थोड़ा टाइम के लिए रुक जाना है, फिर उनका प्रोसेस ये चलता रहना है। मतलब फेवरेबल कंडीशन के दौरान उन्होंने ग्रो करते जाना है, अनफेवरेबल के दौरान उन्होंने फिर अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेनी है और ऐसे प्रोसेस चलता रहना है और उन्होंने एक अडल्ट साइज ले लेना है। और इस मेथड को, इस मल्टीपल फ्यूजन के इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन। और यहाँ पर जो सिस्ट वाले बनता है, जो सिस्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। यहाँ पर जो हमारे ये सिस्ट वाले बने थे इन्हें क्या बोलेंगे हम, स्पोर्स। अब दूसरा मेथड है मल्टीपल फ्यूजन का। तो इससे पहले हम ये वाला सारा साइकिल को एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि यही हमने बात यहाँ पर की। सबसे पहले क्या हुआ, ये विदाउट इंसिस्ट था, इसलिए ये वाला पेरेंट सेल है, ये पेरेंट बॉडी है और इसमें क्या, यहाँ पर क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन हुई और बहुत सारे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए। और फिर क्या हुआ, ये क्रोमोसोम जो थे बाद में इनकी न्यूक्लियर मेल रप्चर होने के साथ ये सारे बाहर रिलीज हो गए। जब ये बाहर रिलीज हो गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यहाँ से जो इनकी ये वाली वॉल रप्चर होने के साथ ये सारे बाहर निकल गए थे और बाद में ये सेट्स में बांधकर इनके राउंड फिर एक न्यूक्लियर मेल्प बन गई। और ऐसे इस तरह क्या हुआ, एक सेट से बहुत सारे सेट्स बन गए और ये हर एक जो न्यूक्लियस बना था इसके राउंड क्या हुआ, साइटोप्लाज्मा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। साइटोप्लाज्म के कुछ पीसीज इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए और इन्होंने कौन सी फॉर्म ले ली, इनके राउंड एक सिस्ट बन गई और इन्हें बोलते थे सिस्ट। ठीक है, इससे जो बाकी अनयूज्ड साइटोप्लाज्म था वह ऐसे रह गया और यहाँ से जो सिस्ट वॉल वाले जो हमारे पास न्यूक्लियस था वो आगे जर्मिनेट हो गया अमीबा में और इसने क्या अपनी जो लाइफ है सर्वाइव करनी स्टार्ट कर दी, फ्री लाइफ सर्वाइव करनी स्टार्ट कर दी। और जब भी इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस आती थी ये अपने अराउंड फिर से एक सिस्टम बना लेता था और ऐसे सर्वाइव करता रहता था और फाइनली इसने एक अडल्ट साइज एक्वायर कर लेना है। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। और इसमें जो हमारे पास सिस्ट वाले सेल्स बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स, जहाँ से अमीबा बनता है बाद में। अब आती है हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन किसमें, इंसिस्टेड पेरेंट में, जिसके राउंड सिस्ट वॉल बनी है। तो यहाँ पर देख,
ये हमारे पास पेरेंट है, ठीक है। इसके राउंड क्या है, ये सिस्ट वॉल बनी है। तो पहले हमें बिना सिस्ट वाली कर रहे थे, अब क्या है, सिस्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या है, अमीबा ने जब इंसिस्टेड पेरेंट्स वाली बात आएगी, मतलब अब पेरेंट्स के अराउंड सिस्ट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, अमीबा ने अपना स्यूडोपोडिया फिर से अपने मतलब स्यूडोपोडिया अंदर ले जाना है और एक स्फेरिकल फॉर्म बना लेनी है। और उसके बाद क्या होना है, उसने अपने अराउंड एक थिक रेसिस्टेंट और काइटिनस कवरिंग बना लेनी है, जिसको हम क्या बोलते थे, सिस्ट वॉल। अब यहाँ पर कौन सी है, थिक मतलब बहुत ही हार्ड थिक है, और जो प्रोटेक्टिव है, और काइटिनस कवरिंग मतलब वो हार्ड है, हार्ड कवरिंग बना लेनी जिसे हम क्या बोलेंगे, सिस्ट वॉल। और फिर क्या होएगा, उसका न्यूक्लियस ने डिवाइड करना है बहुत सारे न्यूक्लियस में, ठीक है। और जैसे उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, वो सारे न्यूक्लियस ने क्या करना है, पेरिफ्री में चले जाना है, सभी ने क्या करना है, पेरिफ्री में इकट्ठे हो जाना है। यहाँ पर देखो सारे पेरिफ्री में हैं, तो ऐसे वो सभी ने क्या करना है, पेरिफ्री वाले साइड पर चला जाना है। और फिर क्या होना है कि साइटोप्लाज्म में सिमिलर प्रोसेस रिपीट होना है, कि यहाँ पर फिर से साइटोप्लाज्म के पीसीज इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे इसके अराउंड, और उन्होंने क्या कर देना है, बहुत सारे स्पोर्स और बहुत सारे क्या बना देने हैं, डॉटर अमीबा बना देने हैं। और इसी तरह क्या होना है, 500 से 600 के अप्रोक्सीमेट एक सिस्ट वॉल के अंदर बहुत सारे क्या बन जाने हैं, अमीबा बन जाने हैं। और जो इसके अंदर सिमिलर, हमने पीछे भी बोला था, जो अनयूज्ड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स रह गया है बाकी, और ये सारा एक्सक्रीटरी है। अब क्या होएगा, जैसे ये सिस्ट वॉल रप्चर हुई, जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस आई, ये सिस्ट वॉल ने रप्चर हो जाना है, और ये जो अमीबे हैं इन्होंने अपनी सर्वाइव करना स्टार्ट कर देना है, फ्री हो जाना है इससे। और इनके पास क्या होएगा, हर एक अमीबा के पास क्या होएगा, एक पॉइंटेड स्यूडोपोडिया होएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स मतलब जिसके पास, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडियो मतलब फुट जा फीट, और स्पोर्स जाने की जिनके पास फॉल्स फुट्स होंगे वो वाले स्पोर्स बन जाएंगे, जहाँ हम इसे क्या बोलेंगे, अमीबुला या फिर स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन जाएंगे। और ये क्या होंगे, फिर ये अपनी एक्टिव लाइफ स्टार्ट कर देंगे। उसी की तरह इन्होंने भी क्या करना है, अपने आप को अडल्ट में कन्वर्ट करना है, और फिर उन्होंने क्या करना है, अडल्ट एनिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना है, एनिमल्क्यूल्स में कन्वर्ट हो जाने की, जो बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाना है। ये है सारा प्रोसेस जो अमीबा के अंदर होता है जब रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वही उसमें हो रहा है, बट वो बाद में हो रहा है, पहले नहीं हो रहा है। उसके थर्ड स्टेज में जाकर ये वाला प्रोसेस हुआ कि उसके अराउंड सिस्ट वॉल बनी। पर यहाँ पर क्या था कि पेरेंट्स के अराउंड ही एक सिस्ट वॉल थी, और फिर उसके न्यूक्लियाई के अराउंड भी एक सिस्ट वॉल बनी। तो ये इन दोनों स्टेजेस में डिफरेंस था। तो ऐसे ये वाला प्रोसेस चलते रहता है और अमीबा अपनी रिप्रोडक्शन करता रहता है। थैंक यू।